नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि घने बरगद की छांव में पौधे उगकर भी फलीभूत नहीं हो पाते, क्योंकि ऊंचा उठने के लिए सिर्फ मजबूत जड़ों की नहीं बल्कि खुले आसमान की भी जरूरत होती है। आज का ये केस 15 वर्षीय स्वीटी और उसकी मां निभा के उन जज्बात से जुड़ा है जो कुदरत की मार से नहीं बल्कि दुनियादारी के उस आकार से चोटिल हुए जहां पैसा, ममता और मासूमियत से ज्यादा कीमती मान लिया जाता है। चलो अब तुम थोड़ी देर टीवी देखो और मैं मंदिर होके आती हूँ। ये लो। ऑटो। स्वीटी, व्हीलचेयर कहाँ गई? स्वीटी, 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 भैया रूम में मेरी बच्ची थी, आपने उसे देखा क्या? कहाँ गई? भैया रूम में मेरी बेटी थी, छोटी सी, उसको कहीं देखा क्या आपने? मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा। लेकिन वो चल भी नहीं सकती, कहीं नहीं जा सकती, मैंने बाथरूम में भी देखा। वो व्हीलचेयर पर है। ठीक है मैम, हम पता करते हैं। एक मैं आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है। घबराइए मत, हम पता करते हैं, हम अपने स्टाफ से पता करते हैं। आप अपने स्टाफ से पूछिए। आप देखिए। स्वीटी, भैया आपने स्वीटी को देखा क्या? ये सामने वाले रूम में थी। स्वीटी, 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 कहाँ जा सकती है मेरे बच्चे? कहाँ गई? रोक दो भैया। निभा, तुम? स्वीटी कहाँ है? स्वीटी यहाँ? शेखर, स्वीटी कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ तुम लोगों ने उसे। निभा, स्वीटी यहाँ नहीं है। कहाँ छुपाया है स्वीटी को? बोलो शेखर, कहाँ छुपाया है स्वीटी को तुमने? ये सब क्या? तू अब क्या हाय तौबा मचाने आ गई? स्वीटी कहाँ है? निभा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब नहीं हो गया, मेरा खून खोलना है शेखर। ओ भगोड़ी बहू, जबान संभाल के बात कर। स्वीटी सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, शेखर की भी बेटी है। ये क्या ड्रामा कर रही हो? ड्रामा मैं नहीं कर रही हूँ शेखर, तुम कर रहे हो। हाँ? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मुझे मेरी बेटी छीन लेना चाहते हो। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैं जान लेना। कोई जरूरत नहीं इससे डरने की, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, जेल ही भेजती हूँ इसे। आइए सर, मैंने बुलाया था आपको, मैंने बंद करके रखा है उसे। शेखर, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। सही है, ये वो पागल मेरी बेटी को मारना चाहती थी। अरेस्ट कीजिए सर इसे। सर अरेस्ट मुझे नहीं, इन लोगों को कीजिए। इन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया और अब मुझे यहाँ बंद कर दिया था। अगर बंद नहीं करती ना तो मार डालती तू मेरे बेटे को। सर हमने स्वीटी को अगवा नहीं किया है, ये झूठा इल्जाम लगा रही है हम पर। ये स्वीटी है कौन? मेरी बेटी है सर, इन लोगों ने उसे गायब किया और अब बच्चा क्राइम के बारे के लिए मुझे फंसा रहे हैं। निभा, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। भला मैं अपनी बच्ची को क्यों अगवा करूंगा? शेखर झूठ मत बोलो। एक मिनट, आप दोनों मियां बीवी हैं? है नहीं सर, थे 10 साल से दोनों अलग रह रहे हैं। तलाक हो गया दोनों? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन
हो जाएगा जल्दी। और जहां तक बात है मेरी माँ ने जो कंप्लेंट की है उसकी, तो मैं वो कंप्लेंट पीछे लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप बस इसे ये पूछिए कि स्वीटी कहाँ है, और ये हम पर ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। 10 साल से मैं मेरी बेटी के साथ रायपुर में रह रही थी। अभी बस 3 दिन पहले उसे मुंबई घुमाने के लिए लेकर आई थी, और इन लोगों को लगा कि मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ, बस इसीलिए इन्होंने गायब कर दिया मेरी स्वीटी को उस लॉज से जहाँ मैं और स्वीटी रुके हुए थे। कौन सी लॉज में रुके हैं आप? स्टेन बोरीवली स्टेशन के पास है। मैं पास के मंदिर में दर्शन करने गई थी, वापस आकर देखा तो स्वीटी रूम में नहीं थी। स्वीटी की एज क्या है? 15 साल। हैंडीकैप है बेचारी, बिना व्हीलचेयर के चल भी नहीं सकती, और पता नहीं उसे कहाँ छुपा कर रखा है इन दोनों ने। जी सर, ये और इनकी बेटी 3 दिन से यहीं रह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि इनकी बेटी अचानक कहाँ चली गई। ये कह रही है इनकी बेटी चल नहीं सकती, और आप कह रहे हैं कि वो खुद कहीं चली गई। नहीं, मेरा मतलब था सर कि वो व्हीलचेयर तो चला लेती है ना, फिर वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता है। सर, जब मैं बाहर गई थी तो स्वीटी यहाँ पर बैठकर टीवी देख रही थी, और उसकी व्हीलचेयर यहाँ पर रखी थी। क्या स्वीटी खुद बेड से उठ के व्हीलचेयर पर बैठ सकती थी? नहीं सर, बिना किसी की मदद के तो नहीं बैठ सकती। स्वीटी खुद कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उसे कोई लेके तो जा सकता है ना। स्वीटी की मदर के एब्सेंस में कौन आया था स्वीटी के कमरे में जो उसे ले गया? सर, हमने तो ये ध्यान नहीं दिया। दिव्यांग लड़की अपनी व्हीलचेयर पे पूरी लॉज में से होके गुजर गई और किसी ने देखा तक नहीं। नहीं सर, एग्जैक्टली क्या है कि ये इनका कमरा है, और ये देखिए सर, ये रिसेप्शन है। बिल्कुल समय नहीं लगता यहाँ से जाने में, और कई बार ऐसा होता है कि रिसेप्शनिस्ट अपने डेस्क पर नहीं होता है। सीसीटीवी कहाँ लगाया हुआ? सर, सीसीटीवी तो नहीं लगाया है। तुम्हें मालूम है सीसीटीवी के एब्सेंस में तुम्हारे लॉज का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? सर मालूम है, लेकिन हमारे कस्टमर ही बहुत कम है सर। तो क्या, इनकी बच्ची तो गायब हो गई ना, क्या समझा जाए? इनकी बच्ची के गायब होने में तुम लोगों का हाथ है? अरे नहीं नहीं सर, हम अपने कस्टमर को क्यों गायब करेंगे? अरे आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो मेरी बेटी गायब कैसे हो गई यहाँ से? हमें क्या पता है सर। सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के गई भी थी कि नहीं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? सर, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये अपनी बेटी से बहुत बुरी तरीके से झगड़ रही थी। कल मैं इनके कमरे के बाहर से गुजरा तो आवाजें आ रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया तो सुना कि अपनी बेटी पे चिल्ला रही थी। तुझे पालते पालते मेरी जिंदगी गुजर गई, आंखों के नीचे गड्ढे आ गए, पर तू अपनी दादी और बाप की तरह खुद गर्ज निकली। अरे अब रो क्या रही है? गलत कहा मैंने क्या? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? छोड़िए। सर, मैं कह रही हूँ ये झूठ बोल रहा है। अब मैं समझ गई कि ये किसके सिखाने पर ऐसा कुछ कह रहा है। सर, शेखर और इसकी माँ ने इसे पैसे दिए। निभा इनफ, मैं सुने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दो। मैं भी अपने खिलाफ झूठ नहीं सुनूंगी शेखर। सर, अब मुझे कंफर्म हो गया कि शेखर के साथ साथ ये मैनेजर भी मिला हुआ है, और इसे पता है मेरी स्वीटी कहाँ है। बोलो ना, मेरी स्वीटी कहाँ है? देखिए मैम, ना मैंने पैसे लिए हैं और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ सर। जो मैंने सुना वो मैंने बता दिया। सर, मैं कह रही हूँ ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो ये बोल रहा है। सर, मैं कह रहा हूँ कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, हम सब पता लगा लेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर हमें पता लगा कि स्वीटी के गायब होने में तुम लोगों का हाथ है, अच्छा नहीं होगा। सर, 7 साल से इस लॉज का मैनेजर हूं मैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई। आप चाहे तो पता कर लो। पता तो हम कर ही लेंगे। अपनी लॉज के पूरे स्टाफ को यहां बुलाओ। जी सर। पाटिल, लॉज की अच्छी तरह से तलाशी लो, एक एक रूम को छान मारो। सर। अनिल सर। भैया 3 चपाती। हाँ। और पनीर टिक्का मसाला और मिक्स वेज। एक पनीर टिक्का मसाला और एक मिक्स वेज। जी हाँ। और वनीला आइसक्रीम। भैया एक वनीला आइसक्रीम, थोड़ा जल्दी कर दो। हाँ ओके, थैंक यू। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मंगाया? वैसे कम तो नहीं है ना? पैसे कम तो है, बट कोई बात नहीं, मैं बाहर टपरी से खा लूंगा। मजाक कर रहा हूँ पागल।
ये जूते क्यों पहन रहे हो? मुझे ना थोड़ा अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ेगा। आज रात तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारे बिना डर लगेगा। तुम तो कहती हो तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रॉन्ग तो हो, लेकिन डर भी लगता है। आखिर हूँ तो लड़की ही ना। मुझे तो पता नहीं था कि तुम लड़की हो। नहीं पता था। सॉरी बोला ना। मत जाओ ना प्लीज। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। प्लीज टेक केयर। कोई तो सर, लॉज में स्वीटी का कोई लीड नहीं मिला। स्टाफ मेंबर से कोई क्लू? नहीं सर, लॉज के स्टाफ मेंबर अपने मैनेजर के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही किसी ने किसी संदिग्ध को स्वीटी को लॉज से बाहर ले जाते हुए देखा है। पाटिल, स्वीटी की व्हील चेयर का ना मिलना, उससे तो यही लगता है कि स्वीटी को उसकी मर्जी के साथ ही कहीं ले जाया गया, या फिर यह भी हो सकता है कि स्वीटी और उसकी व्हील चेयर दोनों को ही गायब किया गया हो। एक काम करो पाटिल, लॉज के मैनेजर और स्टाफ सबकी कुंडली निकालो, क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों का कनेक्शन देह व्यापार से हो सकता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वीटी के गायब होने में स्वीटी के फादर और दादी का ही हाथ हो? यह भी तो हो सकता है कि स्वीटी को गायब करने में स्वीटी की मां का ही हाथ हो, क्योंकि शेखर और उसकी मां ने भी तो स्वीटी की मां के खिलाफ ही बयान दिया था, और लॉज के मैनेजर ने भी स्वीटी की मां के खिलाफ ही बोला। कौन है? रूम सर्विस। मैम खाना। रुको। सॉरी मैम। छूना मत। हमेशा व्हीलचेयर पर रहने वाली स्वीटी का अचानक एक लॉज से गायब हो जाना अभी तक तो रहस्य बना हुआ था, लेकिन वो लड़की कौन थी जो एक दूसरी लॉज से रूम सर्विस बॉय का मर्डर करके भाग गई थी? ये दोनों घटनाएं ऐसे इत्तेफाक से जुड़ने वाली थी कि तय कर पाना मुश्किल था कि कौन, क्यों और कैसे क्या साजिश रच रहा है। स्वीटी का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन बेचारी निभा का रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा है। उसका बस चले ना शेखर, तो हमें बेच खाए वो। माँ, अब वो जैसी भी है तो आखिर एक माँ ही। लगता है शेखर उसने अपने माया जाल में तुझे फिर से फंसा लिया है ना? देख, स्वीटी कहीं नहीं गई है, किसी ने उसे कहीं छुपाया होगा, और यहाँ तेरी झूठी सहानुभूति हासिल करके तेरी जेब काटने का प्लान कर रही है। मुंबई भी ना इसी मकसद से आई होगी वो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। और देख, अगर वो पैसे मांगे ना तो देना मत। ऐसे क्या देख रहा है? मैं जो बोल रही हूँ वो बात समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको स्वीटी की जरा भी फिक्र नहीं है। कहना क्या चाहता है तू? कहीं आप नहीं स्वीटी को? क्या? मेरा मतलब है, स्वीटी के इलाज के लिए मुझे निभा को हर महीने पैसे देने पड़ते थे, कहीं उसी वजह से आपने? ऐसा कुछ नहीं है शेखर, और जहां तक स्वीटी का सवाल है तो मैं भूल चुकी हूँ कि मेरी कोई पोती भी है। और अगर पोता होता तो भी यही कहती आप? मम्मा, बोल बेटा। आपने कहा था दादी को पोता चाहिए था। एक बात पूछूं? पूछो। अगर मेरे आने से आपके पापा और दादी की लाइफ में प्रॉब्लम आनी थी तो आप मुझे भी पैदा नहीं करते। पता नहीं कि मैं माँ कैसी हूँ, पर इतना जरूर पता कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकती, नहीं जी सकती। आइंदा से ऐसा कहना भी मत, सोचना भी मत, समझे? कभी नहीं।
कल एक लड़का और लड़की रुके थे यहाँ पे, और कल रात को हम शंकर को ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। और आज सुबह इस रूम का फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा था, डोरबेल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और फिर जब हमने मास्टर की से दरवाजा खोला तो ये सामने वाले रूम में कौन रुका हुआ है? सर पूरा फ्लोर खाली है। पटेल कबर्ड चेक करूंगे। जो लड़का और लड़की यहाँ पे रुके थे उनका नाम और एड्रेस दो। सर लड़के का नाम राकेश और लड़की का नाम रोमा सिंह है, और वो यही मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने जो फोटो आईडी दिया हुआ है वो हमें दिखाओ। एक्चुअली में उनके पास आईडी नहीं थी। और तुमने उन्हें चेक इन करने दिया? सर उनको बस थोड़ी सी टाइम के लिए रूम चाहिए था, और उन्होंने बोला था कि सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, तो मैंने अलाउ कर दिया। हो सकता है रोमा और राकेश कोई हुई ना, तुमने ही शंकर का खून करके उनकी झूठी एंट्री यहाँ पे दर्ज कर दी हो। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों आए थे। आपको चाहिए तो चल के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए रिसेप्शन पे। ये फुटेज प्ले करना। पॉज करो। इसका मतलब ये लड़का इस लड़की को यहाँ लेकर आया, और ये कैप और चश्मा इस लड़के ने उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए पहना होगा। प्ले करो। फॉरवर्ड करो। ये वेटर जा रहा है अंदर। ऐसा लग रहा है यही मर्डर करके भागी। वो लड़का इस लड़की को अकेले रूम में छोड़ के कहाँ चला गया? सर कहीं ऐसा तो नहीं लड़के के एब्सेंस में लड़की को अकेला देखकर रूम सर्विस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो, और फिर लड़की के हाथों उसका मर्डर हो गया हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़का इस लड़की को किसी कस्टमर के लिए यहाँ पे लाया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो लड़का इस लड़की को छोड़ के जाता क्यों? एक काम करो, इस लॉज मैनेजर की और उस सर्विस बॉय की पूरी हिस्ट्री निकालो, और इस लड़का और लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करो। आसपास के थानों में इनके पिक्चर्स सर्कुलेट करा। हाँ साहब, इस लड़की को मैंने लॉज से बाहर जाते हुए देखा था। हाँ तो हो सकता है अनित स्वीटी स्टे इन लॉज के बाहर व्हील चेयर पे अकेले घूम रही थी, उसे किसी ने अकेले देखा और उसे किडनैप कर लिया। लेकिन सर पूछताछ में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। पूछताछ जारी रखो, हो सकता है लीड मिले। सर, कल मलाड के राजभोग लॉज में एक रूम सर्विस बॉय का मर्डर हुआ था। उसके मर्डर में ये लड़की सस्पेक्ट है। ये तो बिल्कुल स्वीटी जैसी लगती है, मामूली सा ही फर्क है। लेकिन उस लॉज में इस लड़की के साथ एक लड़के को भी देखा गया था। ये उसकी फोटो सर। सर इन दोनों ने वहां पर कल दोपहर 3 बजे चेक इन किया था। इस लड़के ने वहां पर अपना नाम राकेश सिंह और लड़की ने रोमा सिंह लिखवाया था। जब स्वीटी ने अपना नाम बदल के रोमा सिंह लिखवाया है तो इस लड़के ने भी हो सकता है नाम गलत ही लिखवाया होगा। हो सकता है सर, लेकिन हमें बताया गया था कि स्वीटी बिना व्हील चेयर के नहीं चल सकती। अगर रोमा को स्वीटी माना जाए तो एक बात अटपटी है सर। क्या? इस लड़की रोमा को इस लॉज में दोनों पैरों से चलते हुए देखा गया है। पटेल, रोमा और स्वीटी का एक दूसरे से चेहरा मिलना और रोमा का उसी दिन लॉज में चेक इन करना जिस दिन स्वीटी गायब हुई थी, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जरूर कुछ ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। इस स्वीटी के माँ बाप को बुलाओ। सर, पिछले 12 साल से स्वीटी के पैर खराब हैं और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा क्या हुआ था स्वीटी के पैरों में जो वो चल नहीं सकती? जब वो 3 साल की थी उसके पैरों पर अलमारी गिर गई थी, तब से उसके पैर खराब है। हाँ ये सच है कि स्वीटी चल नहीं सकती थी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ झूठ है? क्योंकि ये लड़की कल रात राजभोग लॉज में अपने दोनों पैरों पर चलती हुई देखी गई। और इतना ही नहीं, लॉज के रूम सर्विस बॉय का इसने कत्ल किया और कत्ल करके भाग गई। सर आपको किसने कहा कि ये स्वीटी है? क्योंकि इसकी शक्ल स्वीटी से मिलती है। सर माना कि दोनों की शक्लें मिल रही है, लेकिन ये स्वीटी नहीं है। जरा गौर से देखिए, अगर ये स्वीटी नहीं है तो फिर कौन है जो मर्डर करके भाग गई? मुझे क्या पता सर, जब स्वीटी चल ही नहीं सकती तो वो किसी का मर्डर करके भाग कैसे सकती है? फिर तो आप इसे भी नहीं पहचानती होंगी कि ये कौन है। ये क्या है सर? मैं यहाँ मेरी बेटी के लिए परेशान हूँ और आप किसी का भी फोटो दिखाकर कह रहे हैं कि मेरी बेटी किसी का मर्डर करके भाग गई है। आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही ना? नहीं सर, देखिए कुछ गलतफहमी हो रही है। सर स्वीटी दिव्यांग है लेकिन साथ में भोली भी है, और ऐसी बच्ची किसी का मर्डर कैसे कर सकती है? बेबी, दूर हटो। सर,
मैंने स्टेन लॉज के मैनेजर के कॉल रिकॉर्ड चेक किया और उसके बारे में भी पता किया, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस सामने नहीं आया। सबसे ज्यादा सस्पिशियस तो यह है पाटिल कि ये रोमा और स्वीटी वाकई दो अलग अलग लड़कियां हैं, या फिर स्वीटी के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो झूठ है। ये स्वीटी के मां और बाप दोनों पर ही विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों पे नजर रखो। सर, हाँ साहब यही वो लड़की है जो मुझे मार के भागी है। साहब मुझे तो एकदम पागल लगी है। पागल क्यों? साहब जब मैं सुबह गैराज पे आया तो गाड़ी के पीछे सोई हुई थी। मैंने पूछा कौन हो, तो सब कुछ बोली नहीं, सीधा स्पैनर उठाया, सर पे मारा और भाग गई। हेलो, क्या क्या? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं अरे कहाँ जा रहे हो? बस रोक दीजिए। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? तलाशी ले रहे हैं। तलाशी? आप ऐसे कैसे मेरा सामान छू सकते हैं? क्योंकि हमें यकीन है कि वो लड़की स्वीटी ही थी जो राजभोग लॉज से मर्डर करके भाग गई थी। सर आप फिर से ये सब? जी हाँ, फिर से, क्योंकि उसने फिर से एक आदमी को घायल किया और वहां से भाग गई। सर हमने कितनी बार कहा थी स्वीटी चल नहीं सकती है, फिर भी आप बार बार वो भाग गई कहीं जा रहे हैं। आपके पास कोई प्रूफ है कि स्वीटी चल नहीं सकती? प्रूफ चाहिए ना आपको? जी देती हूँ प्रूफ। ये देखिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, देखिए। सर इन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीटी ना सिर्फ चल नहीं पाती होगी, बल्कि उसकी बॉडी में और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। उससे पहले अस्थमा की बीमारी भी रह चुकी है, किडनी में माइल्ड स्टोन भी ट्रेस किया गया था, और हाँ माइग्रेन भी है उसे। थैंक यू डॉक्टर। स्वीटी के मेडिकल रिकॉर्ड्स ये इशारा कर रहे थे कि स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सच था, लेकिन ये यकीन कर पाना भी नामुमकिन था कि एक आदमी की हत्या और एक आदमी को बुरी तरह से घायल करके भागने वाली लड़की स्वीटी नहीं कोई और थी। अगर वो लड़की स्वीटी नहीं थी तो फिर कौन थी, और उसके द्वारा किए गए अपराध और स्वीटी की गुमशुदगी का असल भेद क्या था? क्या स्वीटी के माता पिता पुलिस को गुमराह कर रहे थे या फिर वो खुद गुमराह हो रहे थे? आप हमारी बच्ची को ढूंढने के बजाय हम ही लोगों से पूछताछ कर रही हैं। आपकी बच्ची को ढूंढने के लिए ही ये पूछताछ हो रही है। आप लोग जो भी जानते हैं साफ साफ बताइए, नहीं तो हो सकता है आपकी बच्ची की जान को खतरा हो। सर एक बात बतानी है आपको, इस लड़की की शक्ल स्वीटी से मिलना इत्तेफाक नहीं बल्कि हो भी सकता है, क्योंकि क्योंकि एक बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। कौन सी बात? 15 साल पहले मैंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि 15 साल पहले आपने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया और ये बात आपके पति को ही नहीं पता? मेरी डिलीवरी मायके में हुई थी, रायपुर में। ये तो हॉस्पिटल में मुझे देखने तक नहीं आए थे, और इनकी मां को पोता चाहिए था, और मैंने दो बेटियों को जन्म दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। बस मैंने अपनी ममता का गला घोटकर अपनी एक बेटी हॉस्पिटल की एक नर्स को दे दी, बस। कौन थी वो नर्स? शिखा नाम था उनका। मैं इससे ज्यादा उनके बारे में नहीं जानती हूँ, और उसके बाद ना मैं उनसे कभी मिली, ना ही कभी बात करने की कोशिश की। और सर मैं ये भी नहीं जानती कि ये लड़की स्वीटी की बहन है भी है नहीं। रुक 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 रुक, चोर
कहाँ भाग गई? चुप, रुक रुक, कहाँ रही है? मुंह से के भाग गया। तेरी तो। सर क्या लगता है स्वीटी की माँ ने कोई गुगली फेंकी या वाकई में उसको जुड़वा बेटियां हुई थी? पाटिल अगर ये निभा झूठ बोल रही है तो इसका झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन हाँ अगर ये सच बोल रही है तो पता यह करना होगा कि स्वीटी के गायब होने का राज क्या है और ये लड़का कौन है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई निभा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी बेटियां नहीं किसी और का पाप था, इसीलिए एक बेटी को बोझ मान के तुमने उसे उस नर्स को दान दे दिया? कर दी ना तुमने मर्दों वाली बात। मैं हमेशा सोचती थी कि हमारे बीच कोई भी रिश्ता है, प्यार मोहब्बत नफरत दोस्ती इश्क कोई भी रिश्ता हो, पर तुम मुझे कभी बेवकूफ नहीं समझोगे। लो तुमने ये भी कसर पूरी कर दी। बस बस चले जाओ तुम यहां से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई मदद। नहीं फैलाऊंगी मैं तुम्हारे सामने कभी हाथ। वैसे भी जिसके लिए हाथ फैलाती थी जब कोई नहीं है तो फिर प्लीज ऐसा सोचना भी मत। कुछ नहीं होगा हमारे स्वीटी को, कुछ नहीं होगा। अजीब हो तुम्हें शेखर, अभी तुम उसे नाजायज कह रहे थे, अब हमारी स्वीटी। तलाक चाहिए ना तुम्हें? लाओ कागज, मैं साइन करती हूं उस पर। निभा मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं जितना तुम समझती हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने प्यार पर कभी शक था, पता नहीं ये रिश्ता कभी निभ ही नहीं पाया। लेकिन अगर तुम चाहो तो निभा हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये लड़की वाकई में स्वीटी की जुड़वा बहन थी तो सवाल ये उठ रहे थे कि स्वीटी अब तक कहां थी। अगर स्वीटी की मां का बयान सच था तो इसका प्रमाण क्या था, और अगर वो झूठ बोल रही थी तो इसके पीछे एक मां का मकसद क्या था। इस केस में फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं बन पा रही थी, और उस लड़की द्वारा की गई एक और घटना के बाद अब तक सामने आए सभी केसेस बोरीवली पुलिस को सौंप दिए गए। हाँ अनिल बोलो। सर जिस दिन स्वीटी गायब हुई थी उस दिन एक भंगार वाले को एक व्हीलचेयर रोड पे पड़ी मिली। सर मैंने कंफर्म किया है कि वो व्हीलचेयर स्वीटी की है। भंगार वाले को जहां वो व्हीलचेयर मिली थी उस जगह का लैंडमार्क या एड्रेस मुझे एसएमएस कर दो, हम वहां पहुंच रहे हैं। ओके सर। सर यहाँ ये जगह पे व्हीलचेयर पड़ी मिली सर, लेकिन आसपास किसी ने स्वीटी को नहीं देखा। सर ये जगह स्टेन लॉस से ज्यादा दूर नहीं है। सर अगर मान लिया जाए कि स्वीटी की बहन रोमा और उस लड़के राकेश ने मिलकर स्वीटी को किडनैप किया है तो किडनैपिंग जरूर यहीं पर हुई होगी। आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज चेक करवाओ। और हाँ अनिल, वो चाय वाले की टपरी कहाँ है जिसने स्वीटी को व्हीलचेयर पे देखा था? सर स्टेन लॉस के बाजू में ही। साहब ये तो व्हीलचेयर वाली वो उस दिव्यांग लड़की जैसी दिखती है। इसे कहीं देखा आसपास? नहीं साहब। और इसको? ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, इससे कुछ मिलता जुलता सा। यहाँ पर रोज दुकान पर आता था और चाय पीता था साहब, और लगातार उस तरफ देखता रहता था साहब। साहब आपकी चाय। अरे साहब आप भी देख उधर रहे हैं, चाय इधर ले रहे हैं। ठीक है ठीक है। लेकिन साहब उसके मूंछ नहीं थी, और चश्मा और टोपी में भी मैंने कभी नहीं देखा। एक मिनट सर। हेलो, क्या? सर ऊपर।
तो राकेश है। अरे सर इसके बारे में कुछ पता चला, कहाँ का रहने वाला था? सर सबसे पहली बात ये राकेश नहीं है सर, रेहान डिसूजा है, रायपुर का रहने वाला था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। स्वीटी की माँ भी तो रायपुर की रहने वाली है, और स्वीटी की माँ के बयान के मुताबिक वो नर्स शिखा, वो भी रायपुर की रहने वाली है, जिसे स्वीटी की बहन को गोद दिया था। पाटिल कहीं ऐसा तो नहीं स्वीटी के गायब होने की प्लानिंग रायपुर में ही बनी हो? ये स्वीटी की माँ से मिलना पड़ेगा, शायद वो इसे जानती हो। ये तो रेहान है। रेहान डिसूजा जी। ये लड़का उस लड़की के साथ देखा गया था जो स्वीटी जैसी दिखती है। आपको याद होगा इसकी फोटोग्राफ हमने आपको पहले भी दिखाई थी। कौन सा फोटो सर? ये फोटो। सर इस लड़के की मूछें हैं, चश्मा पहना हुआ है, कैप पहनी हुई है। मैंने रेहान को कभी इस वेश में नहीं देखा, तो कैसे पहचान पाती मैं? रेहान को कैसे जानती हैं आप? सर रेहान मेरी बेटी स्वीटी को ट्यूशन पढ़ाता था, उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो कॉलेज के साथ साथ वो किसी मेडिकल शॉप में भी काम करता था, और ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ कभी कभार हमारे कह देने पर वो हमारे घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करता था। एक बात बताइए, रेहान रायपुर का रहने वाला था, वो पिछले 1 महीने से मुंबई में फ्लैट किराए पे लेकर क्यों रह रहा था? क्या रेहान मुंबई में फ्लैट किराए पे लेकर रह रहा था? जी, और उसी फ्लैट में उसकी लाश मिली है। क्या कह रहे हैं आप? रेहान मर गया? जब तक इन जुड़वा बच्चियों का सच सामने नहीं आ जाता, इस केस को कोई नया एंगल नहीं मिलेगा। पाटिल, रायपुर चलने की तैयारी करो। इस केस में आगे बढ़ने से पहले पुलिस निभा के उस बयान की पुष्टि करना चाहती थी जिसमें उसने कहा था कि उसने स्वीटी की जुड़वा बहन को रायपुर के एक हॉस्पिटल की नर्स शिखा को गोद दे दिया था। लेकिन जब पुलिस रायपुर पहुंची तो पता चला कि जिस हॉस्पिटल का नाम निभा ने उन्हें बताया था वो हॉस्पिटल सालों पहले ही बंद हो चुका था, पर पुलिस ने जल्द ही उस नर्स शिखा का पता लगा लिया। ये निभा बस की फोटोग्राफ है, इसे जानती हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानती इसे। लेकिन इसका कहना था कि इसकी डिलीवरी आप ही ने की थी। सर मैंने तो कईयों की डिलीवरी की है, अब हर किसी की मैं थोड़ी ना याद रखूंगी, और मुझे नहीं पता कि इसकी जुड़वा लड़की हुई थी या नहीं, पर इसकी तो क्या, मैंने किसी से भी किसी की बेटी गोद नहीं ली है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। अरे दरवाजा खोलो, क्या चल रहा है अंदर? खोलो। सर वो मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, कोई खोल नहीं रहा है। पाटिल, दरवाजा खोलो। सर मैंने निभा को नहीं मारा है सर। नहीं मारा तो फिर चाकू तुम्हारे हाथ में क्यों था? सर मैं बाहर से घर लौटा तो दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था, इसलिए मैंने जब अपनी चाबी से दरवाजा खोला तो निभा खून में लथपथ पड़ी। निभा चाकू निकाल के निभा को बचाने की कोशिश कर रहा था सर। पुलिस के बहुत जोर देने के बावजूद शिखर अपने बयान पर कायम रहा कि उसने निभा का मर्डर नहीं किया। तो फिर आखिर निभा की हत्या किसने की? क्या वाकई में इन सभी हत्याओं के पीछे स्वीटी की जुड़वा बहन का ही हाथ था? पाटिल, जो औरत जुड़वा बच्चियों की झूठी कहानी बना सकती है वो औरत झूठी मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा सकती है। पाटिल, मुझे लगता है कि हमें फिर से रायपुर जाना पड़ेगा। सर जो मेडिकल रिपोर्ट हमें दिखाई गई थी उससे तो साफ है कि स्वीटी चल ही नहीं सकती है। हमें उस हॉस्पिटल से डेटा निकलवाना होगा जहां निभा की डिलीवरी हुई थी, तभी इन जुड़वा बच्चियों का सच सामने आ पाएगा। और उससे पहले उस मेडिकल शॉप पर भी चलना होगा जहां रेहान काम किया करता था। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई साहब। क्या कांड किया तूने? साहब मैं और रेहान नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते थे साहब। हमने एक सेट के लिए
काम किया, उसने 4 लाख रुपए दिए साहब हमको। रियान पैसे लेके भाग गया साहब मेरे। उस लड़की के चक्कर में मुझे धोखा दिया साहब उसने। कौन लड़की? स्वीटी नाम है साहब उसका। पहले से भगा के ले जाना चाहते हैं साहब, फिर मुझे पता चला कि रियान मुंबई है। मैं उसके घर जाके पहुंचा। संजय बात करनी कुछ। हाँ अंदर आना। दरवाजे क्यों बंद कर रहा है संजय? शाउट करते ना बंद कहते नहीं छोटू। मैंने उसको मारा और जो सामान में आता मैं लेके चला गया साहब। क्या स्वीटी की माँ के लिए मैं नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था? सर हमने नहीं बनाया सर, सच कह रहे हैं। तो फिर स्वीटी की माँ को क्यों मारा? साहब मैं सच कह रहा हूँ, माँ कसम साहब मैंने रियान के अलावा साहब किसी को नहीं मारा साहब, सच्ची साहब। तो फिर स्वीटी कहाँ है? जब मैं रियान के रूम पर पहुंचा तो वो अकेला था सर। सर, ये निभा की डिलीवरी रिपोर्ट। निभा की जुड़वा नहीं, एक ही बेटी पैदा हुई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट हमें दिखाई गई थी वो झूठी थी। इसका मतलब राजभोग में मर्डर करके भागने वाली लड़की कोई और नहीं, स्वीटी ही थी। पाटिल, रेहान के दोस्त ने भी बोला था कि स्वीटी और रेहान एक दूसरे से प्यार करते थे। इसका मतलब स्वीटी गायब नहीं हुई थी, रेहान के साथ भागी थी। और स्वीटी हैंडीकैप नहीं, वो चल सकती है। अगर स्वीटी रेहान के साथ भागी थी तो फिर रेहान स्वीटी को लॉज में अकेले छोड़कर क्यों गया? और स्वीटी की मां निभा के मर्डर का क्या राज है? क्या निभा ये जानती थी कि स्वीटी चल सकती है? सर, दहीसर पुलिस का फोन था, उन्होंने स्वीटी को पकड़ लिया है। जब मैं 3 साल की थी तब एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें घर में रखी पुरानी अलमारी मेरे पैर पर गिर गई। मेरे पैर की हड्डियां टूट गई और मुझे उस व्हीलचेयर पर बैठना पड़ा। लेकिन मम्मा ने मुझे कभी उस व्हीलचेयर से उठने ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे इस हालत के कारण मेरे पापा मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगे थे। मेरे इलाज के लिए हर वक्त मम्मा को पैसे देते रहते। मम्मा ने उनसे कहा था कि मेरे पैर हमेशा के लिए खराब हो चुके हैं। उनसे क्या, मम्मा ने तो मुझे भी यही यकीन दिलाया था। लेकिन रेहान ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मैं चल सकती हूँ। और जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई तब मम्मा घर आई और मुझे पहली बार अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरी बच्ची चल सकती है। मैं ना तेरे पापा को फोन करती हूँ। क्या हुआ मम्मा? स्वीटी, अगर तेरे पापा हर महीने पैसे नहीं भेजेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और थोड़े दिनों में वो तलाक दे देंगे मुझे। हम पापा को नहीं बताएंगे कि मैं चल सकती हूँ। स्वीटी, स्वीटी, मेरी मम्मा बहुत सेल्फिश थी। वो बस पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैं तंग आ चुकी थी उनसे। मुझे लगा रेहान ने भी मुझे धोखा दिया। रेहान ने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, उसका उस रात मर्डर हो गया था। तुमने तुम्हारी मां का भी मर्डर किया है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं। मैंने सोचा पापा के पास चली जाती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम्मा भी वही है। स्वीटी, चलो अंदर। अंदर चल।
हाँ, कहाँ चली गई थी? और यहाँ क्यों आई है? अपने पापा को सब कुछ सच बताने के लिए आई है ना? तो क्योंकि अब मैं वो जिंदगी नहीं जीना चाहती जो आप चाहती हो। मैं उन्हें नहीं मारना चाहती थी, वो मुझे मारना चाहती थी। स्वीटी जिस मानसिक अवस्था से गुजर रही थी उसे मद्देनजर रखते हुए जुवेनाइल कोर्ट ने स्वीटी को मानसिक उपचार के लिए भेजने का फैसला किया। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि स्वीटी जल्द ही मानसिक रूप से स्वस्थ होकर एक सफल और अच्छी नागरिक जरूर बनेगी और समाज के लिए एक उदाहरण पेश करेगी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। देख बेटा, तेरे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए सिर्फ मैं ही कसूरवार हूं। मेरी कमजोरी की वजह से, मेरी चुप्पी की वजह से इतना कुछ हो गया। ये ले, तुझे मुझे सजा देनी है ना, दे ले मुझे सजा, जितनी चाहे सजा दे ले, लेकिन घर वापस आ जा बेटा, घर वापस। आपको क्या लगता है मेरे घर वापस आने से, आपको सजा देने से मेरे और सीमा के साथ जो कुछ हुआ है वो सब बदल जाएगा? नहीं बेटा, लेकिन आगे की जिंदगी तो हम ठीक से बिता सकते हैं ना। पापा, मेरी और आपकी जिंदगी में बोझ इतने ज्यादा है कि एक साथ एक ही घर में हम लोग अपनी जिंदगी नहीं चला सकते। भैया, आप तो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह पाते थे ना। प्लीज मेरे साथ घर चलिए भैया। भाभी समझाइए ना भैया को, शायद आपकी बात मान ले। हाँ बहू, समझाना इसे, और मैं तुझसे भी माफी मांगता हूँ। गलती किससे नहीं होती, लेकिन माफ करके रिश्तों को तो बचाया जा सकता है ना। कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती, वरना उस सजा के जैसी आप चाहते हैं। केशव अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ना चाहते थे, अपने बेटे और बहू को साथ घर ले जाना चाहते थे। आखिर इस परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि एक बाप अपने बेटे को वापस पाने के लिए अपना आत्मसम्मान भी खोने को तैयार था। सर, गाड़ी बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं थी। पता नहीं सर, चलते चलते अचानक से रॉन्ग साइड पर आ गई। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि टेम्पो से टकराने से बच गई। ठीक है, पीछे आओ, 1 मिनट। तुषार सर, गाड़ी में सिर्फ 2 डेंट हैं। एक्सीडेंट का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं कि इनकी मौत हो सके। सर, गाड़ी के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचा। सर, बाहर से किसी को कोई चोट भी नहीं लगी। सर, मुझे तो ये देख के मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं लगती। गाड़ी में ना तो कोई स्ट्रगल हुआ है, ना ये लूटपाट का केस है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने जहर देकर सबको मार दिया। नॉट पॉसिबल। तुम एक काम करो, ये बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ठीक है? और फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो सर। और ये गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर, गाड़ी के अंदर से मोबाइल फोन और पर्स मिला। इसमें जरूर उनकी फैमिली के नंबर होंगे। तुम एक काम करो, नंबर निकालो और इन्फॉर्म करो उनको, ठीक है? हेलो, कौन? हेलो, हाँ मैं तन्मय बोल रहा हूँ। आपको सविता? संजय भैया। देखिए, इस मौत की क्या वजह है ये हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो हमने स्टडी किया है वो ये है कि ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं है। एक बात बताइए, आपका कोई दुश्मन है या फिर आप किसी पे शक करते हैं? नहीं सर,
हमारी तो एक छोटी सी ऑटो पार्ट्स की दुकान है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर। हम तो हमारे बेटे संजय की शादी की तैयारी में लगे थे सर। 2 हफ्ते बाद उसकी शादी थी। जी हाँ सर, और इसी सिलसिले में संजय भैया और माँ हमारी होने वाली भाभी और उनकी माँ को लेकर गुना से भोपाल आ रहे थे सर। क्यों? सर हम चाहते थे कि हमारी बहू की शादी की खरीदारी हम उसकी पसंद से ही करें, इसीलिए उन्हें भोपाल ले आ रहे थे सर। इसका मतलब ये है कि आप लोग गुना से भोपाल ट्रैवल कर रहे थे और यह हादसा गुना से 3 घंटे के बाद में हुआ। केशव जी, आपके सिर्फ 2 ही बेटे हैं या? नहीं सर, हमारा एक और बेटा है, राकेश। वो अपनी पत्नी के साथ पुराने भोपाल में रहता है। तो आपने उसे खबर करने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, अभी अभी तो आप लोगों का फोन आया और हम भागते हुए यहाँ चले आए। सर आखिर किसने किया होगा सर ये? देखिए, किसने किया, कैसे हो, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार काजल की फैमिली भी गुना से यहाँ आ जाती है तो हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कुछ अच्छा दिखाएगी मेरी माँ। अब ये कैसा है? जी मस्त है, ये रख ले। ओह, सारे अच्छे अच्छे कपड़े रख लो। जीजू को इम्प्रेस करना है? तू ना चुप कर। मैं चुप हो गई मेरी प्यारी दीदी। जब आप 2 हफ्ते बाद चली जाओगी तो मेरी आवाज सुनने को कहाँ मिलेगी? काजल, ये तुम्हारे सारे कपड़े मैंने प्रेस करवा दिए। मैं बैग। माँ जी, रास्ते के लिए कुछ बना दूं? अरे नहीं, रहने दो। अरे क्या हुआ? आप रो रहे हैं? नहीं नहीं। अरे काजल जाने वाली है ना, ये सोचकर ही इसका दिल भर आया। भैया, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। बधाई थोड़ी ना है मेरी। मैं आप लोगों के दुख को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि उन चारों में से किसी को भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं हुई है और हमें शक है कि यह सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं है। आप लोग बता सकते हैं कि वो कौन इंसान है जो आपकी फैमिली को मारना चाहता है? सर, ऐसा तो कोई भी नहीं है सर। किसी से कोई झगड़ा नहीं था और घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है सर। उसके लिए कोई किसी की जान तो नहीं ले लेता ना सर। 2 हफ्ते बाद दीदी की शादी थी, घर में सब बहुत खुश थे और अब ये हो गया। ये केस अब पुलिस के लिए बेहद पेचीदा बन गया था। कार में एक साथ 4 मर्डर हुए थे और चारों 2 अलग अलग परिवारों से जुड़े हुए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में ये 2 परिवार एक होने वाले थे। काजल और संजय की शादी होने वाली थी। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन दोनों परिवारों में से कौन सा परिवार निशाने पर था, या फिर इन चारों में से कोई एक ही शख्स हत्यारे के निशाने पर था। संजय, संजय बेटा, आ रहा हूँ ना माँ। जल्दी आना बेटा, सामान रख जल्दी कर। हाँ। कितनी देर हो गई? सुनो, वो राकेश को जाके मिलो ना, समझाओ उसे मनाकर घर ले आओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। जाने से पहले टोकना जरूरी है क्या? मैं तो बस जानते हो ना, गुना जा रही हूँ। होने वाली बहू को यहाँ लाना है शॉपिंग कराने के लिए। आपको अकल कब आएगी? तुम तेरी माँ जो जीते जी ने कर पाई, उसके जाने के बाद हो गया। बहुत अच्छा किया बेटा। सर, गुना पुलिस को तन्मय के परिवार के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन लोगों पर शक किया जा सके। लेकिन संजय के फैमिली में ऐसे कई राज छिपे हैं जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आए। किसी बाहरी से भी दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया है। इससे साफ जाहिर है कि हत्यारा जो है वो संजय के परिवार का ही है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि काजल और संजय को कोई मारने आया था, लेकिन साथ में माँ बैठी थी तो वो भी मारे गए। सर, उन 4 लोगों की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट है। ये देखो तुषार, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है गाड़ी में जो पीने का पानी मिला उसके अंदर नींद की गोली मिलाई गई।
गाड़ी में जितने भी लोग बैठे थे उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई, क्योंकि गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीक हो रहा था। हमें क्राइम सीन पे ये पता नहीं चला क्योंकि ये एक ऑर्डरलेस गैस है। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गैस तो कार के एसी लीक होने पे बनती है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की। अब मुझे यकीन हो गया कि ये एक मर्डर ही है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये मर्डर ही है तो विक्टिम तो दो अलग अलग शहर से हैं, दो अलग अलग परिवार से हैं। सबको एक साथ मारने की कोशिश कोई क्यों करेगा? तो शायद टारगेट एक ही परिवार होगा, बाकी लोग जो मरे हैं वो गलत वक्त पर उनके साथ में थे। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि टारगेट कोई एक था, लेकिन सब एक साथ थे तो सब मारे गए। कुछ पॉसिबल। तुम एक काम करो, किसी अच्छे से मैकेनिक को बुला के गाड़ी चेक करवाओ, खासकर उसका एसी। ओके सर। सर एसी का पाइप तो काटा ही गया, साथ ही गाड़ी के वेंट्स में भी टेप लगाकर इसे बंद किया गया। मतलब अंदर से बाहर निकलने वाली हवा के सारे रास्ते बंद कर दिए गए? जी सर। और सर इस कंडीशन में अगर एसी चालू रहती है तो गाड़ी के अंदर जहरीली गैस बनती रहती है। इसका मतलब यह है कि किसी ने वेंट को अच्छी तरह से टेप किया, उसके बाद में एसी का पाइप काटा ताकि आराम से गैस गाड़ी के अंदर जा सके। फिर किसी ने पानी की बोतल ली और उसमें नींद की गोली मिला दी। नींद के नशे में लोगों को मालूम नहीं पड़ गया गैस लीक हो रही है, और जब काजल ने गाड़ी चलाई तो उसको भी नींद आ गई और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये जो कुछ भी हुआ है रास्ते में हुआ है, गुना से निकलने के बाद। हाँ सर, क्योंकि नींद की गोली करीब 20 से 30 मिनट लेती है अपने इफेक्ट दिखाने के लिए। लेकिन जिस किसी ने भी इस काम को अंजाम दिया है ना, उसे कार की बहुत अच्छी नॉलेज है। ये चारों कहीं बीच में रुके होंगे और उस कातिल ने मौका देख के अपनी चाल चल दी। ये तन्मय का गैराज है ना, और केशव जी की ऑटो पार्ट्स की दुकान। यस सर। तुम एक काम करो, गुना पुलिस को इन्फॉर्म करो कि काजल की फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाले, और संजय की फैमिली की क्या कुंडली है ये पता करो। हर फैमिली के कोई ना कोई राज होते हैं, पता करो कि इस फैमिली के कौन से ऐसे राज हैं जिसमें कि 4 जाने गई हैं। 1 मिनट, ये देखो, ये है गुना और ये है भोपाल। 4 घंटे का रास्ता है। अगर गुना में इसी का पाइप काटा गया होता तो उन लोग को एहसास हो जाता लीकेज का, या अगर लीकेज का एहसास नहीं भी होता तो उनकी मौत हो जाती, जो कि गुना के पास में होती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कार भोपाल के पास मिली। तुम एक काम करो, गुना पुलिस को इन्फॉर्म करो कि पूरी इन्फॉर्मेशन निकाले। केशव अंकल घर में जो काम वाली बाई काम करती है ना, वही आपको एग्जैक्ट बता सकती है, वो अभी यहाँ से निकलेगी। हाँ, मैं बहुत सालों से उनके यहाँ काम करती हूँ। उनके घर में आपस में कोई प्रॉब्लम थी क्या? उनका बड़ा बेटा राकेश अपनी बीवी के साथ बाहर रहता था, क्यों? पता नहीं साहब, सही कारण तो नहीं पता, लेकिन माँ बेटी की वजह से राकेश भैया और उनकी बीवी अलग रहती थी। हाँ सर, भाई गैराज चलाता है और भाइयों बहनों में बड़ा प्यार था। भाभी थोड़ी स्वार्थी है, बस अपने ही बारे में सोचती है। केशव जी के फैमिली में आपस में रिश्ते कैसे थे? मुझे आइडिया नहीं, मैं घर पे आता जाता नहीं था। ये सास बहू में कभी किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ क्या? सर थोड़ी बहुत खटपट होती थी, वैसा तो सभी के घर में होता ही। ये दोनों बहनों का किसी से कोई चक्कर वगैरह कुछ? नहीं सर, होगा तो भी मुझे पता नहीं, लेकिन दोनों बहनें बहुत अच्छी थी। नहीं सर, मेरी उन लोगों से कोई बात नहीं हुई। मुझे नहीं पता अगर वो लोग कहीं रुके भी हो तो। आप लोगों की भी संजय से या अपनी माँ से कोई बात नहीं हुई? नहीं सर। राकेश जी आप भोपाल में ही रहते हैं, फिर भी घर वालों से अलग रहते हैं, ऐसा क्यों? सर वो मैंने अभी नई कपड़ों की दुकान खोली है, तो यहाँ से आने जाने में टाइम लगता था, इसलिए हम दोनों वहां शिफ्ट हो गए। गुना से भोपाल 4 घंटे का सफर है, रास्ते में कहीं रुके तो होंगे वो लोग? आप लोगों को कुछ पता है? हाँ, मेरी बात हुई थी माँ जी से, उन्होंने बताया कि विदिशा के पास कोई वेज रेस्टोरेंट में रुके थे। रेस्टोरेंट का नाम बताया था? नहीं, ना तो रेस्टोरेंट का नाम बताया और ना ही मैंने पूछा। पर सर इन सबसे उनकी मौत का क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है। भोपाल पुलिस से पता चला है कि कार के एसी पाइप को कट किया गया था, सारे वेंट्स बंद किए गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। लेकिन इससे तो सर गाड़ी में जहरीली गैस फैल जाएगी। अच्छा, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? सर गैराज चलाता हूँ, इतना तो पता ही हो। पर सर उन्हें संजय जीजू की कार घर के बाहर पार्क थी, तो बाहर से आके कोई एसी का पाइप कैसे? देखिए, गाड़ी के साथ जो भी छेड़छाड़ हुई है वो रेस्टोरेंट के आसपास ही हुई होगी, यहाँ नहीं। मोहन, भोपाल पुलिस को खबर करो कि वो लोग विदिशा के पास किसी वेज रेस्टोरेंट पे रुके हुए थे। सीमा, बेटा जा रहा है तू? मन चला बेटा,
तूने तो अब तक अपने भाई और माँ की तस्वीर पर फूल तक नहीं चढ़ाई। अब तुमने माफ कर दी। पापा, ये दिखावे के लिए चौथे की रस्म करके उनकी तस्वीरों पे फूल चढ़ा के आपको क्या लगता है जो कुछ हुआ इसको बदला जा सकता है? राकेश, अगर बदला नहीं जा सकता तो फिर हम यहाँ खड़े क्यों हैं? क्यों हम बीती बातों को नहीं भूल सकते? अगर तुम भूल सकती हो तो रहो यहाँ पे, मैं नहीं रह सकता। भैया रुक जाइए। रुक जाओ ना बेटा। बेटा राकेश, एक्सक्यूज मी, इन 4 लोगों को आपने देखा है क्या? एक मिनट मुझे देना। हाँ साहब, मैंने देखा है, ये खाना खाने के लिए आए थे यहाँ पे। ये लोग इस कार में बैठ के यहाँ आए थे और इस कार के साथ छेड़छाड़ की गई है। किसी ने एसी का पाइप काट दिया, सारे वेंट्स क्लोज कर दिए। तुम लोगों में से किसी ने भी इस गाड़ी की तरफ किसी को जाते हुए देखा था? नहीं सर, नहीं देखा। देखिए, इस कार के अंदर से हमें पानी की बोतल मिली, तो ऐसा भी हो सकता है कि पानी की बोतल्स आपकी इस रेस्टोरेंट से खरीदी गई हो। सर, जहाँ तक मुझे याद आता है कि हाँ, ये लड़की थी, इसी ने पानी की बोतल खरीदी थी साहब। एक्सक्यूज मी जी। पानी की बोतल। जी देता हूँ। ये ठंडी नहीं है, मैं खुद से ले लूं? ले लीजिए। पानी में नींद की गोली मिलाई गई थी। सर, यहाँ से तो सिल पैक ही लिया था, उसके बाद वो बाहर चली गई अपनी गाड़ी की तरफ, और गाड़ी में उसने पानी रखा और फिर वापस भी आ गई थी यहाँ। इन 4 लोगों को छोड़कर किसी और को गाड़ी की तरफ जाते हुए देखा था? गाड़ी के आसपास जाके पानी की बोतल में कुछ मिलाते हुए देखा था? नहीं सर, नहीं देखा हम लोगों ने। ठीक, थैंक यू। तुषार, ये तो तय कि गाड़ी के साथ छेड़खानी हुई है और रेस्टोरेंट पर हुई है, तन्मय के घर पे नहीं। क्योंकि तन्मय के घर पे अगर ऐसा होता तो गाड़ी में बैठे जितने भी लोग हैं उनको गैस लीक होने का अंदाजा हो जाता। सर, ऐसा भी तो हो सकता है क्रिमिनल रेस्टोरेंट पे आया, गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की, पानी लिया और पानी में नींद की दवाई मिला दी। अब रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग थे तो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन जिसने भी ये काम किया वो कार की अच्छी नॉलेज रखता है। सर, मुझे तो लगता है वो क्रिमिनल संजय या काजल, दोनों में से किसी भी फैमिली से हो सकता है। हो सकता है। तो मैं काम करूँ, संजय और काजल के जितने भी फैमिली के मेंबर्स हैं उनके फोन रिकॉर्ड चेक करो, उनके फोन का लोकेशन भी पता करो। ओके ओके सर। क्या पक रही है तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ऐसी बातें करके तुम मुझे फांसी लगवाना चाहती हो? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ऐसे ही? ऐसे का क्या मतलब? देखो तन्मय, तुम्हारे पास में ये करने की वजह है, और वो वजह क्या है तुम अच्छी तरह से जानते हो। देखो, कोई भी ऐसी वजह नहीं हो सकती जो मैं अपनी बहन और माँ की जान ले लूं। तो अपने दिमाग से ना इस बात को निकाल दो। वैसे मुझसे बड़ी वजह ना तुम्हारे पास है। सर, कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 12 तारीख के दोपहर के 3 बजे के आसपास जब संजय के गाड़ी में 4 लोगों की मौत हुई, तब संजय और काजल दोनों परिवार वालों में से किसी की भी कॉल की लोकेशन न रेस्टोरेंट के आसपास थी और न ही एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास। हो सकता है उन लोगों ने किसी को हायर किया हो। सर, दोनों फैमिलीज गाड़ी के बिजनेस में जुड़े हैं, तो मैकेनिक टाइप किसी के साथ जान पहचान होना तो बहुत ही नॉर्मल है। देखो तुषार, ये मर्डर जो है भोपाल के पास में हुआ है, इसलिए संजय की फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये अपना केशव है ना, जिसकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, वहां पर जो उसके जितने भी एम्प्लॉइज हैं सबसे बातें करो, उनके फोन रिकॉर्ड चेक करो, जो भी क्लू मिलता है लेकर आओ। ओके सर। दिया, कब से बुला रही हूँ दिया? ये लो, खाना खा लो। आप खाओ, अब तो ऐश है ना आपकी, खाना खाओ पियो, मेरी फिक्र मत करो, मजे करो अब तो। मैं मजे नहीं कर रही हूँ दिया, मैं एक तकलीफ से गुजर रही हूँ तो तुम में से किसी को समझ नहीं आएगी। मेरे साथ जो हुआ, भगवान न करे किसी और के साथ हो। हाँ, तभी मरवा दिया मेरी माँ और दीदी को, तो ठंडक पड़ गई होगी ना आपके दिल में। चुप करो दिया, कुछ भी बोले जा रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या गलत कह रही हूँ मैं? अरे बस करो तुम दोनों, और अगर नहीं होता तो एक काम करो, मुझे जहर दे दो।
हमने सारे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड चेक किए। सुरेश नाम का एक मैकेनिक है, 10 तारीख से गायब है। लेकिन ये हादसा तो 12 तारीख का है ना? यस सर, हमने दुकान में जाकर भी पूछताछ की, वो वहाँ भी नहीं आया, फोन भी स्विच ऑफ। और क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर, इस सुरेश केशव जी की दुकान में पहले भी घपला किया, लेकिन केशव जी ने उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला। ये रहम की वजह? सर, दुकान में जाके पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। केशव जी से पूछताछ करके पता करना होगा। केशव से कुछ मत कहना। सुरेश को ढूंढो, उसके घर पर नजर रखो, जैसे ही सुरेश मिलता है उसको तोड़ो। बाद में हम केशव से बात करेंगे। सर, पहले भी केशव की दुकान से पार्ट्स निकाल के बेचे हैं, लेकिन केशव ने तेरी कंप्लेन नहीं की, तुझे हमेशा माफ किया। इतनी मेहरबान क्यों है वो तेरे पर? बोल! केशव जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बहुत उपकार है मुझ पर। उन्होंने मुझे सुधरने का मौका दिया, लेकिन मैं कुत्ते की दुम था साहब, कभी सुधरा नहीं। आप बताएंगे कि सुरेश पे इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? गलती किससे नहीं होती सर? अगर मैं उसे सजा दिया होता तो क्या सुधर जाता? इसलिए सर। कहीं ऐसा तो नहीं उससे एक बड़ी गलती करवाने के लिए उस पर मेहरबानी कर रहे हैं? नहीं सर, मैं तो बस इतना ही चाहता था कि सुरेश की गलती की सजा उसके घर वाले ना भुगते। आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, कभी आपने उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की? आपको क्या लगता है हमको मालूम नहीं है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई करीबी कातिल है, हम तो सिर्फ उसकी वजह ढूंढ रहे हैं। सर, प्रॉब्लम किस घर में नहीं होती सर? और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपने सुरेश से अपनी बीवी और बेटे को मरवा दिया, और यहाँ बैठ के अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं आप। सर, ऐसा लगता है आपको? तो ठीक है ना सर, फांसी पे चढ़ा दीजिए मुझे, जो चाहे वो सजा दे दीजिए, मंजूर है मुझे। ठीक है, आप जाइए। ये आदमी बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि उसने जिंदगी में बहुत सारी चोट खाई है, इसलिए किसी को दर्द देना नहीं चाहता, भले वो गलत क्यों ना। कुछ नहीं होगा भैया को, आप शांत हो जाइए। सर, तन्मय को अभी तक होश नहीं आया है। जब तन्मय पर हमला हुआ तो वहाँ खड़े लोगों ने बताया कि दीपक नाम की एक आदमी ने तन्मय पर हमला किया और वहां से भाग गया। तन्मय कहाँ है? सर, इधर। ये दीपक कौन है? आप लोग क्या जानते हैं उसके बारे में? सर, वो दीपक भैया के गैराज में काम करता था। दीपक ने आपके भाई को मारने की कोशिश की, ऐसा काम वो क्यों करेगा? क्योंकि काजल और दीपक एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए। हाँ सर, दीदी अक्सर भैया की गैराज जाया करती थी। दीदी, मैं जल्दी से टिफिन लेके आती हूँ, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, आप रुको, मैं जल्दी से टिफिन लेके आती हूँ। ये लो भैया, आपका खाना। अरे दिया, अकेली आई? नहीं नहीं, दीदी बाहर खड़ी है, हमें शॉपिंग पे जाना है। ठीक है, हम जा रहे हैं, बाय बाय बाय। मेरे साथ चलो दीदी। क्या हुआ है? मेरे साथ चलो। लेकिन हुआ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? क्या? उस मैकेनिक के साथ मैंने सब देखा। देखो, सच सच बोलो वरना घर जाके बता दूंगी। मेरी, आप किसी से कुछ मत कहना। वो दीपक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, अपना खर्चा चलाने के लिए भैया के यहाँ गैरेज में काम करता है। और तुमसे प्यार भी करता है ना? कब से चल रहा है ये सब? अब 3 महीने हो गए। अगर माँ भैया को पता चला ना तो सोचो क्या होगा। मैंने दीदी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो हमारी बराबरी का नहीं है, माँ भैया गुस्सा होंगे, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। सिर्फ भैया को मालूम पड़ा तो उन्होंने दीपक को काम से निकाल दिया और दीदी और दीपक का रिश्ता भी तोड़वा दिया। दीदी भी इस रिश्ते से धीरे धीरे बाहर आ रही थी, फिर अचानक काजल की शादी किसी और से हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बात से दीपक ने गुस्से में आके पहले काजल, संजय और बाकी सबको मार दिया और फिर तन्मय पे हमला करके उसे भी मारने की कोशिश? या क्वाइट पॉसिबल। तुम एक काम करो, दीपक के फोन को ट्रैकिंग पे डालो, जिस दिन मर्डर हुआ है उसकी फोन की लोकेशन क्या थी ये पता करने की कोशिश करो। और शर्मा जी, आपके जितने भी खबरी हैं उनको दीपक की फोटो भेजिए। ओके ओके सर। जाके बोलो उसको। सर, दीपक के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 12 तारीख को दीपक के सेलफोन के लोकेशन क्राइम सीन के आसपास का नहीं था। यानी कि दीपक वहां मौजूद नहीं था।
अगर दीपक वहां मौजूद नहीं था तो इसका मतलब ही कि शायद उसने ये मर्डर नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर उसने तन्मय पे हमला क्यों किया? काजल तो मर चुकी है, अब उसको तन्मय को मार के क्या हासिल होने वाला है? तुम एक काम करो, पता करो ये दीपक कहां छुपा बैठा है, ठीक है? ओके सर। सर तन्मय ने मेरे प्यार को मार डाला सर, मेरी काजल को मार डाला। तो इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? बोलो क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? पता है, लड़के वाले दहेज मांग रहे 15 लाख रुपए। भैया के पास इतने पैसे नहीं है और माँ से पे अड़ी है कि शादी होगी तो वही होगी। मन कर रहा है कि मैं जान दे दूं। नहीं काजल, काजल तुम मेरी बात सुनो। काजल हम लोग भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं दीपक, मैं अपनी फैमिली की बदनामी नहीं चाहती, इसलिए कह रही हूँ हो सके तो मुझे भूल जाओ और प्लीज मुझे माफ कर देना। भले ही मेरी शादी भानी होगी पर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। सर ये सच था कि तन्मय दहेज के पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे लगा कि दहेज से बचने के लिए उसने मेरी काजल को मार दिया। सर इसीलिए मैं उसे मारना चाहता था। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तन्मय बच गया। मर्डर नहीं तो कम से कम अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज तो लगेगा ही। जी सर, मेरी वाइफ ने दहेज मांगा था, लेकिन बात से पैसों की नहीं थी सर। हम जानते हैं ये सब गलत है, लेकिन उसका मानना था कि शादी में दान दहेज का चलन है, इसलिए उसके बात के सामने हम सबको झुकना पड़ जाता था सर। यानी कि आपके कहने का मतलब कि सविता जी ने अपने बड़े बेटे की शादी में भी दहेज मांगा होगा? जी सर, और उन्होंने दिया भी था। हाँ सर, दहेज की रकम ज्यादा थी और अरेंज करने में मुश्किल भी हो रही थी, पर सर मैं कर रहा था सर। पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया इसलिए तुमने कहीं? नहीं नहीं सर, ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता है? पैसे के लिए तो इंसान अंधा हो जाता है, किसी को भी मार सकता है। हाँ सर, ये सच है कि मैंने और इन्होंने हमारी बच्ची को कोक में मार दिया था पैसों की वजह से। तुम दोनों को कोई बात समझ में आती है कि नहीं? पहले से दो बहनें हैं, उनकी शादियां करनी है और वो रिश्ते को भी निभाना है। बेटियों के रिश्ते को निभाना मतलब उनको सिर्फ देना होता है। ऐसे में बेटी हो गई तो हम क्या करेंगे, ये सोचा है तुम लोगों ने? माँ जी, आपने भी तो बेटियों को जन्म दिया ना। माँ जी प्लीज ऐसे। दिया है, लेकिन तब मुझे समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है। माँ जी प्लीज मेरे साथ मत करिए माँ जी। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तन्मय, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, तुम दोनों वहां चले जाना। आप लोगों को पता है लड़का है या लड़की ये चेक करना इलीगल है? कहां से कराया था? सारा डिटेल दीजिए हमें। उस डॉक्टर और हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ेंगे हम। आप लोगों के खिलाफ भी केस चलेगा, सजा तो आप लोगों को भी मिलेगी। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं। न जाने कितने महान उपनाम हम अपनी बेटियों को देते हैं, लेकिन जिस परिवार में बेटियों को कोख में ही मारा जाएगा, जन्म लेने के बाद भी बोझ समझा जाएगा, क्या वो परिवार कभी खुश रह पाएगा? पुलिस के लिए कार में 4-4 हत्याएं अब भी एक बड़ा सवाल बनी हुई थी। पुलिस की शक की सुई संजय और काजल दोनों के परिवारों के बीच घूम रही थी, लेकिन अब तक ना तो कोई पुख्ता वजह सामने आई थी और ना ही कोई सबूत मिला था। पर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें वजह मिल गई। सर, गुना पुलिस को तन्मय के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और 12 तारीख को जब ये हादसा हुआ उस दिन भी तन्मय के मोबाइल के लोकेशन क्राइम सीन के आसपास का नहीं था। सर, तन्मय की बीवी अंकिता और बहन दिया के कॉल रिकॉर्ड चेक करके भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर हम उन पर शक कर सकें। काजल की फैमिली से कोई भी शक के दायरे में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या संजय की फैमिली से? सर, राकेश और सीमा के पड़ोसियों से पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? सर, राकेश कभी अपने माँ बाप के घर नहीं जाता था क्योंकि वो अलग रहता था, लेकिन उसका भाई संजय अक्सर राकेश के घर आता था, वो भी तब जब राकेश घर पे न हो। संजय आपके घर क्यों आता था? संजय मेरे पति के भाई थे, वो हमारे घर क्यों नहीं आ सकते? आपके पति का भाई है?
अगर वो आपके पति के भाई तब फिर आप लोग उसके घर क्यों नहीं जाते थे? जवाब दीजिए, मैंने कहा जवाब दीजिए। क्योंकि मेरे पति अपनी माँ से नाराज थे। क्यों रहूं मैं इस घर में और करूंगा क्या मैं इस घर में रह के? ये घर मेरा है ही नहीं, ये घर आपका है और आपके दोनों लड़कों का है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, घर छोड़ के जाने से कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? अच्छा, लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है आपको, लेकिन माँ ने जो किया उसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। इन्होंने एक बार कहा और आपने मुझे मेरे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन संजय ने एक बार मांगे तो उसके लिए पैसे थे आपके पास। हाँ, दिए उसे, क्योंकि मुझे पता है वो होशियार है, वो पैसे को डुबोएगा नहीं। और तू तो सारे पैसे डुबो देता। ठीक है, मैं जा रहा हूं और एक दिन अपनी दम पे साबित करके बताऊंगा कि मैं संजय से कम नहीं हूं। तो संजय ने आपके पति का हक मारा था। देखिए, हमने आपके पति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, वो संजय से बात ही नहीं करते थे, लेकिन संजय आपसे बराबर बात करता था। वो आपसे मिलने भी आता था आपके घर पर, और खासकर उस वक्त आता था जिस वक्त आपके पति घर पर मौजूद नहीं होते थे। सर, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत होती और राकेश ने उधार लिया था, लेकिन बिजनेस में नुकसान होने की वजह से राकेश का काम बंद हो गया। वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे और वहां उधार मांगने वालों ने जीना हराम कर रखा था हमारा। और दूसरी तरफ संजय का काम अच्छा चल रहा था, तो मैं संजय से मिलने उसके ऑफिस गई थी। अरे भाभी, आइए ना। ये लीजिए, पानी पीजिए। कहिए भाभी। संजय, आपके भैया को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, हमें पैसों की जरूरत थी। अगर आप मदद कर देते तो। हाँ, क्यों नहीं भाभी, एब्सोल्युटली। लेकिन भाभी बात यह है कि मैंने ये जो पूरा बिजनेस सेटअप किया है ना, वो अपने पैसे कमाने के लिए शुरू किया है। ये जो आप पानी पी रही है ना, इस पानी के भी पैसे लगते हैं यहाँ पर, और आपको पैसों की ही जरूरत है भैया का बिजनेस सेटअप जो करना है। लेकिन भाभी, यहां पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? क्या हुआ? आप मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, इतना कुछ आपके साथ में हो रहा था, लेकिन इसकी भनक किसी को लगी नहीं। पता चल गया था सर, मेरे ससुर जी को सब पता चल गया था। हाँ सर, मैं जानता था संजय क्या कर रहा है। भाभी, मैंने आपको पैसे दिए हैं, ये आपके नखरे वखरे और बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है ना? संजय, तुम प्लीज मत आया करो। ठीक है, तो आप आ जाना होटल में, और अगर आप नहीं आई ना तो मैं कल वापस यहाँ पे आ जाऊंगा। संजय प्लीज ऐसा मत करो। पापा, संजय तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अरे क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ पापा? भाभी से मिलने आया था मैं, घर पे मिलता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी मैं अंधा बना बैठा था सर। कैसे करता? अगर मुंह खोलता तो अपनी ही फैमिली की बदनामी होती ना सर। ये सही है कि परिवार को जोड़कर रखने के लिए इंसान को कई बार छोटी छोटी बातों को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन यहां जो हो रहा था वो बहुत गलत था, अपराध था। लेकिन अब पुलिस संभावनाएं तलाश रही थी कि एक कार में 4 लोगों की एक साथ हुई हत्या क्यों की गई थी और किसने की थी। ये केस पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया था। हर एंगल से जांच की जा रही थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। पर संजय का सच पता चलने के बाद पुलिस को कुछ उम्मीद नजर आ रही थी। हाँ सर, मुझे पता था सीमा के साथ
जो भी हुआ राकेश, मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और इसका कसूरवार मैं ही हूं। ना मैं पैसे उधार लेता, ना मेरा बिजनेस ठप होता, और ना सीमा को उस कमीने संजय के पास मदद के लिए जाना पड़ता। और इसलिए तूने उसे मरवा दिया? नहीं सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। सर मोटिव तो सबके पास है, लेकिन क्राइम के वक्त कोई भी वहां मौजूद नहीं था। तुषार, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में हमें यह समझ में आ रहा है कि गाड़ी के साथ छेड़छाड़ रेस्टोरेंट पर नहीं की गई थी। बॉटल काजल ने ली, वो भी सील्ड गाड़ी में रखा। उसके बाद रेस्टोरेंट वालों ने किसी को भी गाड़ी के पास नहीं देखा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब वो चारों आकर गाड़ी में बैठ गए फिर किसने पानी के अंदर वो जहरीली दवा मिलाई। सर कहीं काजल नहीं है सब कुछ? हो सकता है तुषार, हो सकता है ये मर्डर काजल ने किया। लेकिन अगर ये प्लान काजल का है तो खुद क्यों मरेगी? हो सकता है तुषार, काजल ने जो जाल बुना तो खुद उसमें जाके फंस गई। नहीं सर, मुझे लगता है कोई तो है जो काजल की मदद कर रहा था, क्योंकि काजल के पास गाड़ियों के बारे में इतनी जानकारी कहां से आएगी? उसका बॉयफ्रेंड, वो मैकेनिक, क्या नाम है उसका? दीपक। दीपक, ये काम उसने किया है। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मेरा विश्वास कीजिए। काजल मुझसे मिलने के लिए किसी भी बहाने से गैरेज आती थी सर। तुम यहाँ? अरे मेरे भैया का गैरेज है, जब मन करेगा तब आऊंगी, जब मन करेगा तब जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम्हारे भाई का गैरेज है, लेकिन तुम्हारे भाई ने अगर मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भैया ना घर गए हैं खाना खाने, वो नहीं आने वाले। मुझे गाड़ी ठीक करना सिखाओ ना प्लीज। तुम गाड़ी बनाना सीखोगी? ये तुम्हारा काम थोड़ी है। प्लीज। सर काजल ने मुझसे करीबी बढ़ाने के लिए धीरे धीरे कार के बारे में सीखना शुरू किया। और सर बाद में सब कुछ सीख भी गई थी। सर कुछ पता चला? देखिए, हमें काजल पे शक है। काजल? सर मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि काजल ने ही पानी की बोतल खरीदी थी, और हो सकता है कि पानी की बोतल में उसने ही नीम की गोलियां डाल दी हो। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करेगी? यही तो हम जानना चाहते हैं कि काजल ने ऐसा क्यों किया। मुझे पता है। माँ, सब कुछ तय होने के बाद संजय की माँ 15 लाख रुपए मांग रही, हम कहाँ से देंगे? हमें कुछ भी करके उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। एक बार सगाई होने के बाद शादी टूट गई तो गांव भर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? पर माँ जी, पैसे तो देने ही होंगे हमें, और पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि इज्जत? दीदी दहेज की रकम को लेके बहुत टेंशन में थी। एंगेजमेंट के बाद वो काफी बातें करती थी संजय से, और एक दिन उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। देखो संजय, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भैया को कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि 15 लाख रुपए दहेज मांगकर तुम्हारी मम्मी ने मेरे भाई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। लिसन काजल, मम्मी ने जो भी डिमांड रखी है वो बिल्कुल सही है, और ये तो आजकल का चलन है। और तुम ये सोचो ना कि तुम्हें 15 लाख रुपए में मुझ जैसा काबिल लड़का मिल रहा है। आई मीन बहुत सस्ता सौदा है तुम्हारे लिए। और वैसे भी ना काजल, हमें बड़ों के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो लोग अपने आप निपट लेंगे, डोंट वरी। सर दीदी उस दिन बहुत उदास थी, वो संजय से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी। मम्मी चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं उस संजय से शादी नहीं करूंगी। तो क्या तू वो 2 टके के मैकेनिक से शादी करेगी? मेरे जीते जी मैं ये नहीं होने दूंगी। और सोचा है कभी तूने कि तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुमसे कौन शादी करेगा? किसी जानवर से करवा लूंगी, पर उस लालची आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती मम्मी। शादी तो तुम्हारी वही होगी। और अगर पैसों की बात है ना, तो ये इतना बड़ा घर तुम्हारे बाबा मेरे नाम पे छोड़ के गए ना, उसे मैं बेच दूंगी। लेकिन तुम्हारी शादी तुड़वा कर मैं सबके सामने अपना मजाक नहीं बनवाऊंगी। समझ गई तुम? हम खुश रहें, इसलिए काजल ने अपने प्यार की कुर्बानी दी, दीपक से रिश्ता तोड़ दिया। वो मेरे लिए भी इतना कुछ सोच रही थी, और उस दिन जब वो संजय के साथ भोपाल जाने वाली थी। अबे तन्मय, आज दिन में पीने की प्लानिंग?
जहर पीने की हिम्मत नहीं है ना, तो इससे ही काम चला रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या भाई? अरे तंग आ गया। हालत देखिए मेरी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो खुद को और अपनी बीवी को मार दूंगा या फिर अपनी माँ को और बहन को मार दूंगा। उसने मेरी सारी बातें सुन ली, कहीं इसीलिए तो उसने सर, काजल को गाड़ियों की पूरी जानकारी थी और पानी भी काजल ने लिया और गाड़ी में ले जाकर रखा। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि मर्डर काजल ने किया है? साबित ये तब होगा जब हमें यह सबूत मिलेगा कि काजल ने स्लीपिंग पिल्स खरीदी थी। तुम एक काम करो, गुना से लेकर भोपाल तक जितने भी मेडिकल शॉप हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करो, उनकी बिल बुक चेक करो, पता लगाओ क्या काजल ने स्लीपिंग पिल्स खरीदी थी। ओके सर। ये रही काजल। इसका मतलब इसने ही दवाइयां खरीदी। मतलब सबको मारकर खुद भी मर गई? काजल ये सब क्यों? काजल अपनी मां से नाराज थी क्योंकि काजल की मां को उसके भाई की तकलीफों का एहसास नहीं था। संजय और उसकी मां से इसलिए नाराज थी क्योंकि वो दोनों दहेज मांग रहे थे। इसलिए किसी बहाने से उसने एक मेडिकल शॉप पे गाड़ी रोकी और वहां से ये पिल्स खरीदी। संजय, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर आगे कहीं मेडिकल दिखे तो प्लीज रोक लेना, मैं दवाई ले लूंगी। हाँ। उसके बाद वो रेस्टोरेंट गई और खाना खाया। वहीं रेस्टोरेंट में काजल ने पानी खरीदा और उस पानी में नींद की गोलियां मिला ली और फिर वो पानी गाड़ी में जाकर रख दिया। फिर वो सब रेस्टोरेंट से निकले और रास्ते में काजल को छोड़ के बाकी लोगों ने वो नींद की गोलियां मिला हुआ पानी पिया। थोड़ी दूर जाकर काजल ने गाड़ी चलाने की जिद की। जब गाड़ी के अंदर सब सो गए तो काजल ने गाड़ी किसी सुनसान इलाके में जाके रोक दी और उसके बाद एसी का पाइप काटा और उसके वेंट को टेप कर दिया ताकि गैस आराम से गाड़ी के अंदर जा सके। उसके बाद काजल ने वापस गाड़ी में बैठ के वो पानी पिया और नींद में गाड़ी तब तक चलाती रही जब तक वो बेहोश ना हो गई और इसलिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सबकी मौत हो गई। काजल ने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत किया। हाँ सर, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की, जो दहेज जैसे कुरीति को आज भी रस्म और चलन के नाम पे जिंदा रखा है। और इसी कारण कितनी लड़कियां अपने आप को अपने परिवार पर बोझ समझती हैं और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती हैं। ये केस बाकी केसेस से काफी अलग भी था और मुश्किल भी थी क्योंकि कत्ल के समय कातिल ने भी खुदकुशी कर ली थी, लेकिन भोपाल पुलिस ने मिले हुए सबूतों और अपने अनुभव के आधार पर इस केस को सॉल्व किया। 2 परिवारों के 4 सदस्य मारे गए। इसकी वजह सिर्फ दहेज जैसी एक कुरीति नहीं थी। कहते हैं कि अन्याय करने वाले के साथ साथ अन्याय सहने वाला भी गुनहगार होता है। जब भी कुछ गलत होता है, चाहे वो देश में हो, समाज में हो या परिवार में हो, अगर हम जानते बूझते हुए भी चुप रहते हैं तो समझ लीजिए हम उस गलत के हिस्सेदार बनते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।